महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब शायद उन्हें नहीं पता था कि भविष्य की भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी। अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में वह कैसे सहायक बनेंगे या आजादी के आंदोलन की अगुवाई वो कैसे करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के इन सारे सवालों का जवाब मिला चंपारण की धरती पर, जहां 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में सफल चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण के किसानों को गोरे नील्हों की क्रूरता से मुक्ति मिली। और यही से मोहनदास से महात्मा और फिर बापू बनने का उनका सफर शुरू हुआ और आखिरकार उनके नेतृत्व में देश ने गुलामी से मुक्ति पाई। दरअसल एक नेता और आंदोलनकारी के रूप में गांधी जी की छवि दक्षिण अफ्रीका में ही बन चुकी थी, लेकिन उनके सत्याग्रह के अहिंसक हथियार की पहली प्रयोग स्थली बना चंपारण, जहां गांधी ने अपने मनबल और चंपारण के जनबल के बूते चंपारण सत्याग्रह चलाया और गोरे नीले ठेकेदारों के खिलाफ जंग जीती। चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा प्रयोग था जिसने भारतीय इतिहास में न केवल गांधी की भूमिका को तय कर दिया बल्कि आजादी के आंदोलन का श्री गणेश भी कर दिया। इसके साथ ही इसने भारतीय किसानों को अपनी असली ताकत का एहसास भी कराया और इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों की 150 सालों की हुकूमत अगले 30 साल में सिमट गई। चंपारण सत्याग्रह पहला अहिंसक आंदोलन था जिसमें न कोई जुलूस निकला, न लाठी गोली चली और अजय ब्रिटिश सरकार झुक भी गई। ये महज एक राजनीतिक आंदोलन ही नहीं था, वह समाज के आत्मसम्मान का भी आंदोलन था जिसने गांधी को अपना नेता चुनकर उनके आगे की राह और उम्मीद को और मजबूत बना दिया। ये पहला आंदोलन था जो कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति से अलग था और जमीन से उठा था, और वह जमीन थी चंपारण की। आज ये कल्पना करना मुश्किल है कि चंपारण की लड़ाई कैसी थी। भोले भाले किसानों से जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन कैसे एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी बन गया और कैसे पूरा देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के सपने देखने लगा। दरअसल औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी देशों में वस्त्रों का उत्पादन काफी बढ़ गया था। इन कपड़ों को चमकदार नीले रंग में रंगने के लिए इंग्लैंड और यूरोपीय बाजारों में नील की भारी मांग थी। ऐसे में अंग्रेज भारत में विशेषकर उत्तर और पूर्वी भारत के किसानों से जबरदस्ती प्राकृतिक नील की खेती कराते और उन्हें बेहद कम दामों पर खरीदकर यूरोप के बाजारों में काफी ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। नील के इस कारोबार में मोटा लाभ देखकर ही अंग्रेजों ने सबसे पहले 1777 में बंगाल में नील की खेती शुरू की, जो 19वीं सदी के मध्य तक बिहार के चंपारण तक फैल गया। अंग्रेजों ने चंपारण में नील की पहली फैक्ट्री 1813 में चकिया के पास 12 गांव में स्थापित की और 1850 तक नील चंपारण का मुख्य रूप से उत्पादित होने वाला फसल बन गया। यहाँ तक कि इसकी खेती चीनी से भी अधिक होने लगी। 1892 से 97 के सर्वे के मुताबिक चंपारण में नील के कुल 21 कारखाने और 48 कोठियां थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चंपारण के करीब 1 लाख एकड़ जमीन पर नील की खेती होती थी। हालांकि 1897 में जर्मनी द्वारा कृत्रिम डाई की खोज करने के बाद प्राकृतिक नील की मांग में कमी आई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद जर्मनी से इसका व्यापार बंद हो गया और इसके बाद बिहार से प्राकृतिक नील की मांग काफी बढ़ गई। ऐसे में अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था के तहत चंपारण के किसानों को अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। चंपारण में नील की खेती शुरू होने की भी अपनी कहानी है। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाकर उनसे भू राजस्व की निश्चित राशि वसूलने का प्रावधान था। इस नीति के तहत जमींदार एक तय रकम ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। चूंकि
चंपारण की भूमि का अधिकांश भाग बेतिया राज की जमींदारी में था, लेकिन बेतिया के राजा ब्रिटिश सरकार को लगान के रूप में सौंपी जाने वाली भारी भरकम रकम किसानों से जबरन वसूल नहीं कर पा रहे थे। उन पर 35,000 पाउंड का कर्ज हो गया था और जमींदारी उनके हाथ से निकलने की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति में कुछ चालक गोरे नील प्लांटर्स ने उनका कर्ज चुकाने के नाम पर करीब 4 लाख एकड़ जमीन का पट्टा अपने अधिकार में ले लिया और इन्हें 68 उप जमींदारों में बांट दिया, जिन्हें कोठी या कारखाना कहा जाता था, जहां नील की खेती और उसका प्रोसेस होता था। नील की खेती करने वाले इन अंग्रेज निहलों ने पहले अपने अपने क्षेत्र में पंचकठिया व्यवस्था लागू की, जिसके बाद में किसानों के विरोध पर 3 कठिया व्यवस्था में बदल दिया गया। इसके अनुसार किसान 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बेबस थे और जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे उन पर अतिरिक्त कर और जुर्माना लगाया जाता था। नील की खेती में होने वाली कठिन मेहनत और जमीन के बंजर हो जाने के डर से किसानों को इसकी खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता और अत्याचार के सामने चंपारण के किसान नील की खेती करने को मजबूर थे। यही नहीं, नील की खेती के अलावा नील्हे गोरों की जमीन पर किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। नील्हे अंग्रेज किसानों से मालगुजारी और अनाज पर टैक्स के अलावा उत्तराधिकार और मृत्यु पर भी टैक्स वसूलते थे। यहाँ तक कि आम, कटहल जैसे फलों की फसल पर भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था। इसके साथ ही अंग्रेज निहले जब हाथी, घोड़ा या गाड़ी खरीदते या कहीं घूमने जाते तो इसके लिए भी किसानों से कर लेते थे। इस तरह चंपारण के रैयतों से अलग अलग कुल 46 प्रकार के कर वसूले जाते थे। ऐसे में नील की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी असीमित कष्टों और दर्द से भरी पड़ी थी। गोरे नील प्लांटर्स के इन ज्यादतियों के विरोध में चंपारण के कुछ इलाकों जैसे लाल सरैया, बेतिया और साठी में 1914 और 1916 में विद्रोह हो चुका था, लेकिन निर्णायक और सफल संघर्ष हुआ 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जब चंपारण के एक गरीब और अनपढ़ किसान राजकुमार शुक्ल ने दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिलकर उन्हें नील्हे गोरों का अत्याचार बताते हुए चंपारण चलकर किसानों की दुर्दशा खुद को देखने का आग्रह किया। हालांकि महात्मा गांधी शुरुआत में इस मामले में हाथ बटाने को तैयार नहीं थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का पीछा कानपुर और साबरमती तक किया और तब तक करते रहे जब तक कि वे चंपारण आने और इस मामले की जांच कराने का वचन नहीं दे दिए। और 15 अप्रैल 1917 का दिन इतिहास में अमर हो गया, जब महात्मा गांधी पहली बार चंपारण की धरती पर कदम रखे। गांधी के चंपारण पहुंचने के साथ ही सामाजिक राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हो गई, जिसका पूर्वानुमान किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि इसके नायक महात्मा गांधी को भी नहीं। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं चंपारण का नाम भी नहीं जानता था, इसकी भौगोलिक स्थिति से भी अवगत नहीं था और मुझे शायद ही नील की खेती के संबंधी कोई जानकारी थी। पहली बार उन्होंने चंपारण का नाम राजकुमार शुक्ल से ही जाना था। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण के मोतिहारी पहुंचने के अगले दिन ही 16 अप्रैल को गांधी हाथी पर सवार होकर केसरिया थाने के जसौली पट्टी गांव के लिए चल पड़े। लेकिन गांधी के चंपारण आगमन से डरकर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वे अपनी सारी जांच पड़ताल बंद कर तुरंत चंपारण से चले जाएं। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपनी जांच प्रक्रिया जारी रखने की बात कही। गांधी जी के चंपारण छोड़ने से इनकार करने पर 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी के जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत उनको नोटिस जारी किया। गांधी जी की पैरवी करने के लिए राजेंद्र प्रसाद और दक्षिण अफ्रीका से आए उनके मित्र हेनरी पोलाक वहां मौजूद थे, लेकिन गांधी जी ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपनी पैरवी की। गांधी जब मोतिहारी की अदालत में पेश हुए तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अदालत के दरवाजे का शीशा टूट गया।
ये सब देखकर मजिस्ट्रेट घबरा गया और सुनवाई स्थगित करना चाहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बिना किसी विरोध के दंड मिलने पर उसे भुगतने के लिए तैयार होने की बात कही। साथ ही महात्मा गांधी ने ये भी कहा कि जब तक किसानों की शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे चंपारण में ही रहेंगे। गांधी के दृढ़ संकल्प को देखते हुए घबराए अंग्रेजों ने उन पर लगाए सभी आरोप हटा लिए। चंपारण की माटी में गांधी के सत्याग्रह की शक्ति को देश ने पहली बार महसूस किया, जो आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आजादी का सबसे मारक हथियार बनने वाला था। महात्मा गांधी ने इसके बाद अगले कई महीने मोतिहारी और बेतिया में बिताए। बेतिया में उन्होंने हजारीमल धर्मशाला में रुककर अपनी पूछताछ का संचालन किया। पैदल और बैलगाड़ी से गांव-गांव घूमकर गांधी जी ने पट्टेदारों के बयान इकट्ठा किए और जून 1917 तक 850 गांवों के 7000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। हालांकि इस काम में महात्मा गांधी को दिक्कतों का सामना भी खूब करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत तो बोली और भाषा की थी। गांधी चंपारण की भोजपुरी बोली समझ नहीं पाते थे और न ही कैथी और फारसी लिपि से लिखे हुए दस्तावेज पढ़ पाना उनके लिए मुमकिन था। लेकिन गांधी जी के इस काम में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, हरवंश सहाय, पीर मोहम्मद और शंभू शरण वर्मा जैसे समर्पित लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। गांधी जी की जांच पड़ताल में निलहे गोरों के खिलाफ शिकायतों और गवाहियों का अंबार लग गया। गांधी जी ने किसानों के इन बयानों को इकट्ठा कर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेटे को सौंपा। इन बयानों के आधार पर 10 जून 1917 को चंपारण एक ग्रीन इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसमें 4 भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों और केंद्रीय सूबों के कमिश्नर के साथ गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। कई बैठकों और काफी विचार विमर्श के बाद कमेटी ने 4 अक्टूबर 1917 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने रैयतों के हित में इसकी लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसमें सबसे प्रमुख था 3 कठिया प्रथा का पूर्ण उन्मूलन। इसके साथ ही किसानों को तवान यानी हर्जाना देने के साथ ही कई तरह के करों से राहत दी गई थी। इस रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद 11 अक्टूबर 1917 को जब गांधी बेतिया पहुंचे तो 4000 से ज्यादा लोग उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे थे। 4 मार्च 1918 को प्लांटर्स एसोसिएशन के तमाम विरोध के बावजूद बिहार और तत्कालीन उड़ीसा विधान परिषद में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हो गया। इसके साथ ही नील की जबरन खेती से चंपारण के किसानों को मुक्ति मिल गई और 3 कठिया व्यवस्था का अभिशाप हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस तरह सही मायने में भारतीय स्वतंत्रता का बीजारोपण चंपारण की माटी में ही हुआ और किसानों का शोषण से मुक्ति की जो शुरुआत चंपारण से हुई वह देखते देखते पूरे भारत में फैल गई। चंपारण की माटी में गांधी ने जो प्रयोग किए उसे देश भर में बड़े पैमाने पर चलाया गया। शिक्षा, स्वच्छता और आत्मसम्मान का जो प्रयोग चंपारण में शुरू हुआ वह थोड़े ही दिनों में देशव्यापी आंदोलन बन गया। गांधी चंपारण में 10 महीने रहे, लेकिन उस दौरान उन्होंने चंपारण के अपने सहयोगियों और लोगों से काफी कुछ ऐसा सीखा जिसका असर उनके जीवन भर रहा। साथ ही चंपारण पर गांधी का ऐसा रंग चढ़ा जो आज तक बरकरार है और हमेशा रहेगा। अगर आपको ये प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।